हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जजमेंट है। अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेज कैलाश कुशन राव गोरंटियाल, ये 14 जुलाई 2020 को जजमेंट आया। चूँकि यह जजमेंट धारा 65 कैपिटल ए साक्ष्य अधिनियम पर आधारित है, और मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाया हुआ है। कृपया आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चूँकि इस केस के आने के पहले एक अनवर पीबी बनाम पीके वसीर का मामला आया था, 2014 का मामला है। उसके बाद सफ़ी मोहम्मद बनाम हिमाचल राज्य का था, फिर टॉमस ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का था। नहीं, अनवर पीबी बनाम पीके वसीर के बाद टॉमस ब्रूनो वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का मामला आया था। उसके बाद सफ़ी मोहम्मद बनाम हिमाचल राज्य का मामला आया। इन सभी मामलों में कहीं न कहीं से एक समस्या पैदा हो रहा था कि क्या धारा 65 कैपिटल ए की जो उपधारा 4 है उसमें जो बातें कही गई हैं कि जब भी इस धारा का प्रयोग किया जाएगा या कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा, तो उपधारा 4 में एक बात कही गई है कि उसको प्रमाण पत्र के रूप में लाना पड़ेगा और सर्टिफाइड फार्म में लाया जाएगा, और उसमें कंटेंट्स क्या होगा उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो यह धारा आखिरी रूप में सन 2020 में सभी बातों पे विराम लगाते हुए ये कहता है कि जो धारा 65 का 65 कैपिटल बी का उपधारा 4 है उसमें जो बातें कही गई हैं, अगर जो उसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो ये फिर 65 बी के तहत इसकी ग्राह्यता नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कोई डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं जो कि उपधारा 1 में वर्णित किए गए हैं कि वो इन्फॉर्मेशन है और वह इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में है या प्रिंटेड ऑन पेपर में है या स्टोर्ड है या रिकॉर्डेड है या कॉपीड इन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया के रूप में है, तो उसकी ग्राह्यता के बारे में कैसे उसको न्यायालय में ग्राह्य बनाया जाएगा, तो उसके लिए ये बहुत क्रिटिकल हो गया था। बार बार न्यायालय का कुछ न कुछ जो है कंट्रोवर्सी डिसीजन आ रहे थे। आखिरी में सन 2020 में सभी बातों पे विराम लगाते हुए ये कहा गया कि नहीं, सीधे सीधे जो उपधारा 4 में बताया गया है उसको फॉलो किया जाएगा, तभी इस धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में उसको ग्राह्य बनाया जाएगा। अब चूँकि इसको कोर्ट कहाँ किया गया है तो हम लोग देखेंगे। ये जो सामने स्क्रीन पे केस है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम अर्जुन वर्सेज कैलाश के नाम से जानते हैं। इसके जो पैरा 24 है, 24 में हम लोग देखेंगे कोर्ट किया गया है। ये कोर्ट किया गया अनवर पीबी वर्सेज पीके वसीर के मामले में कि क्या स्थिति थी उसमें और उसको कैसे यहाँ पे रिलेवेंट किया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे ये जो है यहाँ पे इसको रिलेवेंट घोषित किया गया है। तो ये देखा जाए यहाँ पे इसका पैरा जो है, पैरा 24 जो है, पैरा 24, अब ये देखिए ये कह रहा है इट इज़ नाउ, पैरा 24 देखिए, इट इज़ नाउ अप्रोप्रिएट टू एग्जामिन द मैनर इन विच सेक्शन 65 कैपिटल बी was interpreted by this court. In Anwar P.B. Supra, a 3 judges bench of this court, after sitting out sections 65A and 65B of the Evidence Act, held. अब हेल्ड क्या किया गया था, तो ये उसके जो आपके पैरा हैं जो अनवर पीबी वर्सेज पीके वसीर में, उसके पैरा 14 में ये क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में यहाँ उल्लेख है। हम लोग चूँकि इसका जो 15 नंबर पैरा है
उसको कोट करेंगे, उसमें देखेंगे क्या बातें कही गई हैं। तो जब हम पैरा नंबर इसके 15 पे आते हैं तो ये देखिए, ये बात आता है यहाँ पे, ये देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे हम देखेंगे इसको, ये देखिए पंद्रह, यानी कि जो इस अर्जुन वर्सेस कैलाश के केस में जो पैरा नंबर 24 है उसमें जो कोट किया गया है अनवर पीवी वर्सेस पीके वसीर के, उसके पैरा नंबर 15 में देखिए क्या कहा गया है। तो ये 15 में क्या कह रहा है इसको देखा जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, अंडर सेक्शन 65B(4) ऑफ द एविडेंस एक्ट, इफ इट इज डिजायर्ड टू गिव ए स्टेटमेंट इन एनी प्रोसीडिंग pertaining to an electronic record, it is permissible provided the following conditions are satisfied. पहला क्या है, there must be a certificate which identifies the electronic record containing the statement. B करा, the certificate must describe the manner in which the electronic record was produced. C करा, the certificate must furnish the particulars of the device involved in the productions of that record. D कह रहा है, एक सेकेंड, D कह रहा, the certificate must deal with the applicable conditions mentioned under section 65B(2) Surplus 2 of the Evidence Act. And E, the certificate must be signed by a person occupying a responsible official position in relation to a operation of the relevant device. It means यहाँ एक निचोड़ दे दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जो 65B के उपधारा 4 में दिए गए हैं उसी को यहाँ हूबहू यहाँ निचोड़ के रूप में कह दिया गया कि यही होगा, और इसी के तहत आप अगर जो कोई जो उपधारा 1 में जो बातें कही गई हैं उसको लेकर के यदि कोई इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के यदि आप न्यायालय में ग्राह्यता बनाने के लिए जाते हैं तो आपको एक सर्टिफाइड फॉर्म में आना होगा, और वो कौन देगा, तो अब उसमें फिर उपधारा 2-3 में दिया गया है कि उस पर जो है जो जिसका पोजीशन हो या लाफुल जो है उसको जिसके ऊपर कमांड हो उसका, तो वही व्यक्ति इसको जो है सर्टिफाइड फॉर्म में देगा और तभी इसकी ग्राह्यता हो पाएगी। अब इसमें देखिए ये आगे भी ये बार बार वही चीज़ दोहरा रहा है कि सेक्शन 65A and section 65B to that extent the statement of law on admissibility of secondary evidence pertaining to electronic record as stated by the court in Navjot Sandhu case does not lay down the correct legal position। मतलब वहाँ सेकेंडरी एविडेंस की बात कही गई तो उसको ये गलत साबित किया गया, और कुल मिलाकर के अनवर पीबी बनाम पीके वसीर के मामले को ही यहाँ कोड करते हुए न्यायालय द्वारा इसको जस्टिफाई कर दिया गया, मोहर लगा दिया गया कि अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को धारा 65B के उपधारा 1 के तहत एडमिसिबल बनाने की कोशिश करेगा तो उसको उपधारा 4 के उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब उसको जो उसका कंटेंट्स है जो उसमें उपधारा 4 में बातें कही गई हैं कि उसको बाकायदे एक सर्टिफिकेट फार्म के रूप में लाना होगा, और उस सर्टिफिकेट फार्म में क्या क्या होगा तो उन सब चीज़ों को जो है वर्णन करना होगा, तब जाके एक ग्राह्य होगा। तो एक बार मैं और फिर केसों का जो है वर्णन कर दूं। पहला केस था
पहला केस था अनवर पी बी वर्सेज पी के बशीर। पुनः दूसरा जो केस था वो है टाम्सो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। टाम्सो ब्रूनो वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। पुनः उसके बाद केस एक और आया, वह केस है शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल राज्य। शफी मोहम्मद वर्सेज हिमाचल राज्य। अब इन केसों के बाद जो, हालांकि इस केस में भी अर्जुन वर्सेज कैलाश के मामले में भी शफी मोहम्मद मामले को भी कोट किया गया है, चूँकि ये भी कहीं ना कहीं से उसी बातों को भी जस्टिफाई कर रहा था जो अनवर पीबी बनाम पीके बशीर में कहा गया था सन 2014 में। तो अब कुल मिला करके ये सेटल्ड प्रिंसिपल हो गया है कि अब जब भी कभी किसी व्यक्ति को देना होगा न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को अगर जो साबित करने के लिए ग्राह्यता बनाने के लिए, तो उसको अर्जुन वर्सेज कैलाश के केस में जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हेल्ड किया गया था जो सिद्धांत, उसको फॉलो करना होगा। और वह सिद्धांत हूबहू धारा 65 ख के उपधारा 4 में जो बातें कही गई हैं वही हैं। तो मुझे आशा है और विश्वास है कि आपको मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। इन तीनों केसों का आप लोग बिंदुवार चर्चा कर लीजिएगा। मैं चूँकि इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में अवेयरनेस के रूप में आपको बताना चाहते हैं, ताकि जब कभी न्यायालय में आप जाएं तो आपको कोई ये दिक्कत न हो कि कौन से केस देना चाहिए किस धारा में और कौन से केस नहीं देना चाहिए। तो उन सब बातों को आपको जानकारी होनी चाहिए, और कौन से केस किस धारा से रिलेटेड भी हैं ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी हमने जो 4 केस वर्णन किया, इस केस को लेते हुए अनवर पीबी वर्सेज पीके बशीर और शफी मोहम्मद वर्सेज हिमाचल राज्य और टाम्सो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा ये अर्जुन वर्सेज कैलाश का, तो कभी कभी प्री में यही पूछ देता है कि इस केस का कौन सा सेक्शन से संबंध है, मतलब ये किस केस से किस सेक्शन से रिलेटेड ये आपके जो है केस लॉ हैं। तो आपको आंसर देने में सहूलियत होगी, इसलिए मैं इस बात का चर्चा किया। और आप लोग उन केसों को भी बिंदुवार पढ़ लीजिएगा PDF फॉर्म में, क्योंकि यहाँ सबका उल्लेख करना कम समय में संभव नहीं हो पाता है। पुनः मैं एक नए एक्टिविटीज़ के साथ उपस्थित रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले मेरा पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।